नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हिमांशु व्यास आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम लोग कंप्लीट बायोग्राफी जानने वाले हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, विश्व प्रसिद्ध एथलेटिक्स जिन्हें द फ्लाइंग सिख, उड़न सिख के नाम से जाना जाता है, हमारे प्यारे और इस देश के गौरव मिल्खा सिंह जी। कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो आपने शायद पहले कभी सुनी नहीं होगी, और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक ऐसे एथलेटिक्स की संघर्ष की कहानी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से एक 15 से 16 साल का एक बालक, उसके साथ जो 1947 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हो गया था, तो उस दौरान क्या घटना घटी और किस प्रकार से वो 15-16 साल से लेकर 91 की एज तक किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। दोस्तों, इस कंप्लीट बायोग्राफी को आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखिए और मैं कुछ अनसुनी बातें मिल्खा सिंह जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 1929 से लगा के 1929 से लगा के 2021 की जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी कैसे धीरे धीरे चलेगी कंप्लीट मैं आपको विस्तृत बताने वाला हूं। और आप नीचे इन्हें नमन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि अब कोविड की वजह से 18 जून को इनका देहांत हो चुका है। दोस्तों, कोविड की वजह से 18 जून को इनका देहांत हो चुका है, तो हम सभी लोग आदरणीय हमारे श्री मिल्खा सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो 2 मिनट आप आंखें बंद करके इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और इनकी जो प्रेरणा है, इनका जो ज्ञान है, इनकी जो आदर्श बातें हैं, वो हमारे जीवन में हम लोग ग्रहण करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले, इनकी मृत्यु से 4-5 दिन पहले ही इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, तो आदरणीय मिल्खा सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनके संघर्ष की कहानी और उनकी पूरी बायोग्राफी को यहाँ पर प्रस्तुत करने आया हूँ। दोस्तों, तो मेरा साथ दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कहानी कैसे शुरू होती है। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप, कहानी कैसे शुरू होती है। एक एक चीज़ रोचकपूर्ण है इनके बारे में। देखिए प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, प्रारंभिक जीवन मैं आपको बता दूँ, मिल्खा सिंह जी का जो जन्म है वो भारत के पंजाब में एक सिख राठौड़ परिवार के अंदर 20 नवंबर 1929 को हुआ। दोस्तों, और बड़े गर्व का विषय ये है कि इसी दिन मेरे ब्रदर प्रियंक व्यास का भी जन्म है, तो कहीं ना कहीं वो भी आदरणीय मिल्खा सिंह जी से प्रेरित हैं और उनकी कुछ अच्छी बातें हमारे जीवन में जरूर आए। देखिए, अपने माँ बाप की कुल 15 संतानें थी इनकी। दोस्तों, तो बहुत सारी संतान इसके अंदर बाल्यकाल के अंदर ही गुजर गई। बहुत सारी संतानें बाल्यकाल के अंदर ही यहाँ पर गुजर गई। और भारत का जब विभाजन हो गया दोस्तों 1947 के अंदर, देखिए बहुत विपरीत परिस्थिति रही होगी। 1947 के अंदर जब भारत का विभाजन हुआ और जो दंगे हुए, उसमें मिल्खा सिंह जी ने अपने माँ बाप और अपने भाई बहन को खो दिया। दोस्तों, कितनी बड़ी संघर्ष की कहानी रही होगी। देखते रहिए आप, पूरा वीडियो देखना, मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि इन शख्सियत को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। ये हमेशा हमारे साथ हैं, थे और रहेंगे। दोस्तों, हमेशा रहेंगे, और इतिहास के पन्नों में इनका नाम सुनहरे अक्षरों पर वैसे भी दर्ज हो चुका है, और आगे भी जो हमारे विद्यार्थी उनकी किताबों में ये बहुत जल्दी मिलेंगे, ऐसा मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से विनती करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो अंततः जब उनके माता पिता और भाई बहन उन्होंने खो दिए, तो वो शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आ गए। दोस्तों, ध्यान रखना, पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था, और वहाँ पे जब ये दंगे हो गए तो फिर उसके बाद ये कहाँ आ गए, सीधा शरणार्थी बन के दिल्ली आ गए। दिल्ली में वो अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि किस प्रकार से उनकी बहन उनसे मिली है। दोस्तों, क्योंकि वो तो ये मान चुके थे कि शायद उनकी बहन भी इस दंगे में मारी जा चुकी है। और मैं आपको बता दूं, कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती के अंदर भी कुछ समय तक उन्होंने अपना समय गुजारा। दोस्तों, एक ऐसी बस्ती जहाँ पर जो लोग दंगे से आए हुए थे वो बहुत सारे एक भीड़ के रूप में इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ समय बिताया। देखिए, भारत के विभाजन के बाद जब अफरा तफरी मच गई तो मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को तो वैसे ही खो दिया था, और जब वो शरणार्थी बन के पाकिस्तान से भारत आए
तो ऐसे भयानक बचपन के बाद दोस्तों, महज ध्यान रखिए, आप सोच के देखिए 15 से 16 साल, महज 15 से 16 साल इनकी एज थी उस समय। अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इन्होंने ठान ली थी, क्योंकि उनके माता पिता को उनके पिता को देखो किस प्रकार से दंगों में मार दिया गया था। अभी पूरी विस्तृत चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, देखते रहना आप, एक एक चीज़ आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इनकी चीज़ों को अपने कहीं ना कहीं अपने इनके संघर्ष को अपने जीवन में आप उतारने का प्रयास कीजिए। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद अब ये इन्होंने ख्याति कैसे प्राप्त करी, क्या संघर्ष की कहानी थी, कहाँ 15-16 साल का एक बालक उन दंगों से बचकर दिल्ली आया और उसके बाद किस प्रकार से इनकी कहानी आगे बढ़ती है और एक ये मशहूर एथलेटिक्स और मशहूर धावक बनते हैं। तो ये पूरी चर्चा जो आपको पता ही है कि 200 मीटर और 400 मीटर के अंदर इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी दोस्तों, महारत हासिल, और एक सफलतम धावक भी बन चुके थे। और कुछ समय के लिए तो वो 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे दोस्तों, विश्व वर्ल्ड की बात चल रही है। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है कि गांव में अखबार तक नहीं पहुंचता था, इनके गांव के अंदर अखबार तक भी नहीं पहुंचता था दोस्तों, इनके गांव में अखबार तक भी नहीं पहुंचता था। देखिए जब बंटवारा हुआ तो मिल्खा सिंह की उम्र जो थी मात्र 15 साल थी। उनका गांव कोट अड्डू मुल्तान के पास एक दूरस्थ इलाके में था, यहाँ अखबार की भी कोई सुविधा नहीं थी दोस्तों। अब समझिएगा इसको, जहाँ जिस गांव में अखबार नहीं आता है तो हमको ये नहीं पता होता कि आस पड़ोस के अंदर, देश विदेश के अंदर क्या चीज़ें घटित हो रही है। तो यहाँ पर इनको भी कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर ये जो विभाजन होने वाला था तो ये विभाजन कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि गांव के अंदर अखबार चलता ही नहीं था। और इनको सूचना मिलती कैसे थी दोस्तों, ध्यान से सुनना, जब कोई बाहर का व्यक्ति इनके गांव में आता था कोई सामान वगैरह लेने, तो वो कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ सुनकर उस गांव में आकर बताता था कि इस प्रकार से ये ऐसा हो गया है। तो इस प्रकार से उनको अखबार नहीं होने की वजह से इस प्रकार से वो लोग सूचना को प्राप्त कर पाते थे। तो देखिए ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ सभी। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूँ मैं आपको, उस समय देखिए दोस्तों गांव में सभी समुदायों के बीच काफ़ी एकता थी और लोग बहुत मिलजुल के रहते थे दोस्तों उस समय, ठीक है। उस समय कबड्डी और रेसलिंग बड़ा पसंदीदा खेल माने जाते थे, कबड्डी और रेसलिंग दीवाने थे लोग। बंटवारे के वक्त अचानक गांव से बाहरी इलाकों में जब उन्मादी भीड़ आ गई दोस्तों, तो एक दूसरे को बचाने की लोग कोशिश करने लगे, भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। क्योंकि आप खुद सोचिए, ऐसा कोई गांव जहां पर कभी ऐसा हुआ नहीं और अचानक भीड़ आ जाए और वो गोलीबारी करे, लोगों को मारे, हिंसक प्रवृत्ति कर दें, तो एक अफरा तफरी मच जाती, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, अफरा तफरी मच जाती है दोस्तों। तो वहाँ पर एक स्थानीय नेता ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया उन लोगों को, परंतु उन लोगों ने उनकी भी हत्या कर दी दोस्तों, उनकी हत्या कर दी। और जब उनकी हत्या हो जाती है तो इस गांव के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, भारी गोलीबारी हो जाती है दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। मिल्खा सिंह जो थे वो छिपने की कोशिश में थे, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, जब एक 15 और 16 साल का बच्चा ये सारी चीज़ें देखेगा तो उसके दिमाग और दिल पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों। सोचिए, अभी इस कहानी आगे बढ़ रही है। और मिल्खा सिंह जी अपनी बायोग्राफी में भी कहते हैं कि वो अपने पिता को अंतिम समय में बहादुरी से उन्होंने लड़ते हुए देखा दोस्तों। उन्होंने अंतिम समय में भी अपने पिताजी को बहादुरी से दोस्तों लड़ते हुए देखा है, बहादुरी से लड़ते हुए देखा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एक मूवी आई थी, आपको पता हो, बॉलीवुड की एक मूवी है भाग मिल्खा भाग, फरहान अख्तर ने इसके अंदर मिल्खा सिंह जी का रोल किया और ये ओरिजिनल मिल्खा सिंह जी वर्तमान के। तो ये जो भाग मिल्खा भाग, ये जो शब्द आया, ये कहाँ से आया है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये भाग मिल्खा भाग जो मूवी के रूप में आपने देखा है, ये कहाँ से आया है, इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, जब ये दंगे हो गए तो मिल्खा सिंह जो थे, उनके पिताजी जो थे, वो उस दंगे में बड़ी बहादुरी से लड़े। तो वो जो उग्रवादी थे, लोग थे, उन्होंने उनके पिताजी के सर पे तलवार रख दी और बस उनको मारने ही वाले थे। उससे पहले इनके पिताजी ने अपने बच्चे को देखा, मिल्खा सिंह जी को, और कहा कि मिल्खा भाग, नहीं तो तुझे मार देंगे, भाग मिल्खा भाग। और उसके बाद उन लोगों ने, देखिए आप, गर्दन पर तलवार से वार कर दिया और वो जमीन पे गिर गए। तो याद रखना, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए वो कहने लग गए थे पिताजी कि भाग मिल्खा भाग, और वहाँ से इसका कॉम्बिनेशन आया दोस्तों, वहीं से आया है कि भाग मिल्खा भाग मूवी बनी है। आजकल के जो लोग हैं फालतू की मूवियाँ जरूर देख लेते हैं, लेकिन जो प्रेरणादायक है, जो वास्तविक मूवी है, उसको कोई देखना पसंद नहीं करता है दोस्तों, कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, भाग मिल्खा भाग, ये जरूर आप एक बार मूवी देखिए, आपको एक प्रेरणा मिलेगी और संघर्ष की कहानी के बारे में आप समझ पाओगे दोस्तों। तो देखिएगा अब क्या होता है कि जब भाग मिल्खा सिंह देख रहे हैं कि मेरे पिताजी के सर पर तलवार रखी हुई है, मेरे पिताजी के सर पर तलवार रखी हुई है,
तो मैं किस प्रकार से यहाँ से भाग निकलूँ। उनका मन नहीं भी चाह रहा था, लेकिन उनको भाग निकलना पड़ा और पास के किसी जंगल में वो पूरी रात उन्होंने बिताई दोस्तों। और अगले दिन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, वो अपने पूरे परिवार को खो चुके थे। वैसे ही अगले सुबह वो दिल्ली के लिए उन्होंने ट्रेन ली और महिलाओं के कंपार्टमेंट में जाकर छिपके वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। लेकिन अभी भी बहुत सारा संघर्ष करना दोस्तों बाकी था, बहुत सारा संघर्ष करना बाकी था। और मैं बता दूं, उस समय हैजा, जैसे अभी वर्तमान में कोरोना का जो काल है, और बता दूं मिल्खा सिंह जी की जो मृत्यु हुई है वो कोविड-19 की वजह से ही हुई है, संघर्ष करते हुए हुई है। तो उस समय हैजा बीमारी तेजी से फैल रहा था। तो हजारों जो शरणार्थी थे करीब 3 हफ्ते तक रेलवे स्टेशन पर ही रहे दोस्तों। आप सोच के देखिए, एक रेलवे स्टेशन पर 3 हफ्ते तक अगर आपको रहना पड़ जाए इस कंडीशन में, तो आपका दिल और दिमाग कहाँ जाएगा दोस्तों, सोच के देखिए आप। तो उनकी ज़िंदगी में सूरज की एक हल्की सी रोशनी तब दिखाई दी जब स्टेशन के लाउड स्पीकर पर कुछ लोगों के नाम पुकारे गए। अब देखिए, जब स्टेशन पर लाउड स्पीकर में लोगों के नाम, यानी कि वहाँ पर जो लाउड स्पीकर में बोल रहे थे, तो अपने आस पड़ोस के लोग जाके नाम बुलवा रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति है तो ज़रूर यहाँ पे आके मिल जाए और कहीं ना कहीं हम लोग परिवार आपस में मिल जाए। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह जी सुनते हैं कि उनकी बहन का नाम लिया गया दोस्तों, तो फटाक से उनकी बहन के पास जाते हैं, क्योंकि वो तो ये मान चुके थे कि मेरी बहन शायद बची नहीं है इस दंगे में। और फाइनली दोनों भाई बहन पुराने किले के शरणार्थी शिविर की ओर चल जाते हैं। और फिर मिल्खा सिंह ने खूब मेहनत की दोस्तों। याद रखना, एक 15-16 साल का बच्चा, क्या सोच होगी आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप एक 15 से 16 साल का बच्चा क्या सोचता है। लेकिन इस बंदे ने बहुत मेहनत करी और मात्र 10 रुपये महीना तनख्वाह पर एक दुकान पे सफाई का काम शुरू किया है। क्योंकि अब माता पिता रहे नहीं, केवल एक बहन रही और कहीं ना कहीं खाने का कैसे करें, कैसे रहें, तो 10 रुपये में सफाई का काम इन्होंने शुरू किया दोस्तों। और 9वीं कक्षा में दाखिला भी लिया पढ़ने के लिए। लेकिन आपको पता है कि इस पढ़ाई के बीच में कहीं ना कहीं ये जो जीवन का संघर्ष है, ये जो एक मुसीबत थी वो आड़े आ गई और पढ़ाई वो नहीं कर पाए दोस्तों। मिल्खा सिंह जी को एक बार इसलिए गिरफ्तार भी कर लिया क्योंकि वो बिना रेलवे टिकट की यात्रा कर रहे थे दोस्तों। बिना रेल टिकट की यात्रा करने के जुर्म में उनको एक बार पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। तो उनकी जो बहन है, उन्होंने अपने जेवर तक बेच डाले उनको बचाने के लिए दोस्तों। जेवर तक उनको बेचने पड़े बचाने के लिए दोस्तों। आगे देखना, फ्लाइंग सिख बनने की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है, फ्लाइंग सिख कैसे बनते हैं, ये इसकी भी एक रोचक कहानी है। अब यहाँ से यू टर्न होता है दोस्तों। एक 15-16 साल का बालक किस प्रकार से अपने जीवन को आगे जी रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है दोस्तों। जीवन में इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आदमी के पास जब सब कुछ भी नहीं हो तब भी वो बहुत कुछ कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो देखिएगा किस प्रकार से फ्लाइंग सिख ये बने। कुछ समय बाद मिल्खा सिंह को पता चला कि सेना में भर्ती हो रही है। उन्होंने आवेदन किया, 3 बार उनको सफलता नहीं मिली, 3 बार वो फेल हो चुके आर्मी की अंदर भर्ती होने में। और आखिरकार 1952 के अंदर वो सेना में भर्ती हो गए दोस्तों। इसी दौरान एक दौड़ होने वाली थी, रेस होने वाली थी दोस्तों, एक रेस होने वाली थी, दौड़ होने वाली थी, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिल्खा सिंह ने अभी तक लगभग 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में हिस्सा लिया दोस्तों। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, 80 दौड़ वो अब तक अंतर्राष्ट्रीय दौड़ चुके हैं, जिसके अंदर 77 दौड़ के अंदर वो विजेता रहे दोस्तों। 77 दौड़ के अंदर ये विजेता रहे, तभी तो इनको फ्लाइंग सिख कहते हैं दोस्तों। तभी तो इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लाइंग सिख। इसकी भी कहानी बताने वाला हूँ मैं कि इन्हें फ्लाइंग सिख किसने बोला और क्यों बोला। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखना। 77 में इन्होंने जीत दर्ज की, 80 में से 77 में ये जीत गए। और लेकिन 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी जीत ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। यहाँ से यू टर्न शुरू हो जाता है दोस्तों। 1958 कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जब वो जीते तो उनकी कहानी बिल्कुल अलग सी हो जाती है। देखना और सुनना, ध्यान से पूर्वक सुनना। उन्हें भारत पाकिस्तान स्पोर्ट्स मीट, अब जैसे ये जीते तो भारत पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स मीट थी उस पर उनको आमंत्रित किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक शंका थी, कहीं ना कहीं उनके मन में एक दोस्तों शंका थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जिस भारत पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ से किस प्रकार से वो उनको भगा के यहाँ पर भेजा गया। आप जानते हो सारी संघर्ष की कहानी मैंने बता दी। तो वापस कहीं ना कहीं उनके मन में एक ठेस थी, उनके मन में एक ये था कि यार मैं वापस वहाँ पे कैसे जाऊँ, सारी यादें ताज़ा हो जाती है अगर वो वापस जाते। लेकिन कुछ दबाव की वजह से उनको उसके अंदर हिस्सा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन दबाव की वजह से वो ले लिया उन्होंने हिस्सा और वो वहाँ पर गए, क्योंकि ये चाहते थे कि यार अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो बंटवारे के जो गहरे जख्म है दोस्तों, क्योंकि आप सोचिए मिल्खा सिंह जी ने अपने माता पिता को खो दिया,
अपने पिता को अपने आंखों के सामने मरते हुए उन्होंने देखा है, अपने भाई बहनों को उन्होंने बिछड़ता हुआ देखा है, तो कितना दर्द हुआ होगा दोस्तों। क्या ऐसे स्थान पे वापस इंसान जा सकता है? लेकिन वो गए, सुन लेना, लेकिन वो गए, वहाँ पर गए, और जैसे ही वो पंजाब पहुँच गए, अपने गांव में गए, बचपन के दोस्तों से उन्होंने मुलाकात की, और इसी दौरान 1960 में पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह ने भाग ले लिया दोस्तों, और उनका मुकाबला पाकिस्तान का एक धावक था अब्दुल खालिक। ये अब्दुल खालिक को बहुत घमंड था, ये सोचता था कि ये व्यक्ति मिल्खा सिंह मुझे क्या हरा लेगा, मैं तो वैसे ही एशिया का प्रसिद्ध आदमी हूँ एथलेटिक्स में। लेकिन देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी नुकसान दे जाता है। इस अब्दुल खालिक को मिल्खा सिंह जी ने हरा दिया दोस्तों, मिल्खा सिंह जी ने इसको हरा दिया, और उन्होंने जीत दर्ज कर ली दोस्तों, जीत दर्ज कर ली पाकिस्तान के अंदर। याद रखिए, जहाँ से वो निकल के इंडिया आ गए थे, वापस वहाँ जाते हैं और उसी धरती पर उसी के व्यक्ति को हरा देते दोस्तों, मिल्खा सिंह जी, ध्यान रखना। और इन्होंने इतिहास रच दिया दोस्तों यहाँ से। और इस जीत के बाद पाकिस्तान के उस वक्त के एक राष्ट्रपति थे अयूब खान, उन्होंने ही इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी दोस्तों। पाकिस्तान के ही व्यक्ति को जब इन्होंने हरा दिया, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति तो फ्लाइंग सिख है, इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दे दी दोस्तों। और आगे देखिएगा, तपती रेत पर दौड़ लगाते थे मिल्खा सिंह। क्या कहानी है, सुन लीजिएगा। बचपन के अंदर देखो, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक ये व्यक्ति इतना तेज कैसे भागने लग गए, लेकिन ये सब संघर्ष बचपन से आया। उनके अंदर दौड़ने का जो स्टेमिना वो बचपन से आया। उस गर्मी की तपती हुई रेत में वो भागते थे अपने दोस्तों के साथ, स्कूल जाते थे, कुछ काम करते थे दोस्तों, वहीं से उनका स्टेमिना बढ़ गया। खालिक को हारना इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि उन्हें एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति माना जाता था, और वह मिल्खा सिंह को हल्के में ले रहे थे। इसी जीत के बाद मिल्खा सिंह एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। और इससे पहले मिल्खा सिंह 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक, ध्यान देना, 1960 में रोम ओलंपिक, 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और 1958 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों गोल्ड जीत लिया इन्होंने, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत लिया। देखिए, ये तब की तस्वीर है, ओरिजिनल इनकी तस्वीर है मिल्खा सिंह जी की, और ये अब की तस्वीर है, ये अब की तस्वीर है दोस्तों, देख लीजिए आप। अभी भी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, अभी भी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, और कई पदक इन्होंने जीत लिए। लेकिन मिल्खा सिंह में दौड़ने का हुनर अचानक ही नहीं आया, वो बचपन से ही दौड़ रहे थे। कई अनुभव के बाद उनके सामने ये सब चीज़ें आई, और वही अनुभव इनके बहुत ज़्यादा काम आया मित्रों, देखना। और इसकी शुरुआत कोट अड्डू गांव से होती है, कोट अड्डू गांव से। बंटवारे से कुछ समय पहले जब मिल्खा सिंह 5वीं कक्षा में थे, 5th स्टैंडर्ड में जब वो थे, तब वो ऐसे स्कूल में पढ़ाई करते थे जो 10 किलोमीटर दूरी पे था। जब 5वीं कक्षा पढ़ रहे थे तो उनका स्कूल उनके गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। तो आप सोचिए किस प्रकार से जाते होंगे वो, किस प्रकार से जाते होंगे। घर से स्कूल दौड़ कर जाते थे दोस्तों, वो भी तपती रेत पर, और मई और जून के महीने में कितनी गर्मी होती है मित्रों, और वहाँ पर ये दौड़ के जाते थे। शायद ही कोई उस कदम को कोई छू सकता है दोस्तों, लेकिन यही अनुभव बाद में उनके काम आया। और मिल्खा सिंह जी का खुद का ऐसा मानना था कि इससे कम उम्र में उन्हें अपना स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिल गई थी दोस्तों। मिल्खा सिंह जी श्रीलंका के साइक्लोन में अपनी पत्नी से मिले, और फिर दोनों ने 1962 में शादी कर ली। कुछ दिन पहले अभी उनकी पत्नी का भी कोविड से निधन हो गया दोस्तों। आपको बता दूं, 18 जून को मिल्खा सिंह जी का निधन हुआ, और 4-5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मला जी का भी कोविड की वजह से ही दोस्तों निधन हो चुका था। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उनकी उपलब्धियाँ क्या है दोस्तों, देख लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, जब ये आर्मी में भर्ती थे तो आर्मी वालों ने इनको प्रेरित करने के लिए कहा था कि यदि तू ये रेस जीतेगा, तो जो व्यक्ति इस रेस को जीतेगा, क्योंकि वहाँ पर रेस आयोजित की जाती थी, और जो व्यक्ति इस रेस को जीतेगा उसे दूध और अंडे मिलेंगे दोस्तों। उस समय दूध और अंडे मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोग गरीबी से जी रहे थे। उस समय दूध और अंडे की इतनी ज़्यादा महत्वता थी कि अगर मिल जाए तो ये समझ लीजिए लाखों करोड़ों रुपये मिल गए दोस्तों। तो यहाँ पर इनको इस प्रकार से ये खुद अपने आप में प्रेरित हुए कि मुझे अच्छा खाना खाना है, इस वजह से ये दौड़े और जीते भी सही, और दूध और अंडे इन्होंने खाए भी सही दोस्तों। तो देखना इनकी उपलब्धियाँ क्या है। 1958 के अंदर एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में दोस्तों गोल्ड जीत लिया इन्होंने। आप सोच के देखिए, 200 और 400 के इतने जोरदार मास्टर थे कि इन्होंने गोल्ड जीत लिया दोस्तों। गोल्ड इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, हर व्यक्ति ये जो वीडियो देख रहा है, आप हर इंसान तक, हर भारतीय तक ये वीडियो आप पहुँचाएं, क्योंकि हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है कि मिल्खा सिंह जी का हमारे भारत में क्या योगदान रहा है। द फ्लाइंग सिख, उड़न सिख का क्या योगदान रहा है।
1962 के अंदर एशियाई खेलों में फिर से स्वर्ण पदक जीता और 1958 के अंदर कॉमनवेल्थ खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण जीता। यानी चारों तरफ इन्होंने गोल्ड ही गोल्ड दोस्तों जीत लिए, गोल्ड ही गोल्ड जीत लिए। यही इनकी उपलब्धि है। और देखना सबसे बड़ा पुरस्कार आप समझ लीजिए, 1959 में इनको पद्मश्री मिल गया दोस्तों। पद्मश्री मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिल रहा है तो ये अपने आप में एक गौरव की बात है, एक सम्मान की बात है दोस्तों। तो हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री मिल्खा सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। कब मिला? 1959 के अंदर दोस्तों। ये देख लीजिए आप, मिल्खा जी के जो दिल की 3 बातें, ये हर बंदे को याद रखनी है। मिल्खा सिंह जी के जो दिल की 3 बातें हैं, ये हर व्यक्ति को याद रखनी है दोस्तों। इन 3 बातों पर आपको गौर करना है। ये कहते थे कि लोग भूलने लगे थे, फिल्म ने जिंदा कर दिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फरहान अख्तर की जो फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, उस फिल्म से कई लोगों ने इसको देखा। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और साथ ही साथ हमारा ये जो चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए और सब तरफ शेयर जरूर कर देना दोस्तों। फिल्म ने इनको जिंदा कर दिया बेटे के कहने पर। इनके एक बेटे हैं, चर्चा करूंगा अभी आगे। उनके कहने पर मात्र 1 रुपये में इन्होंने अपनी बायोपिक स्टोरी सेल कर दी और उसके बाद इनकी मूवी बनी दोस्तों। आप जरूर देखना भाग मिल्खा भाग। जवानी में लोग दीवाने थे इनके, खुश नसीब हूँ बुढ़ापे में भी दीवाने हैं, ऐसे में 100 साल जी लूंगा, ये इनका कॉन्फिडेंस था दोस्तों, कॉन्फिडेंस। और आपको बता दूं 91 की एज तक ये जिए दोस्तों। 100 साल तक जीने की बात भी कर रहे थे ये, अपने आप में कॉन्फिडेंस की बात है दोस्तों। 91 की एज तक जिए दोस्तों। और दोस्तों इनका कहना था कि स्कूल के लेवल पर नेशनल इवेंट में जो भी बच्चा अच्छा खेल रहा है, जो भी अच्छा कर रहा है, उसका आप सिलेक्शन करो, अच्छी उसको कोचिंग दो और उसको आगे गेम खिलवाओ और वो मेडल जीत के लाएगा इस देश के लिए, इस इंडिया के लिए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक जुनून भरी इनकी कहानी है दोस्तों, एक जुनून भरी इनकी कहानी है। आप नीचे जरूर कमेंट करना आपको स्टोरी कैसी लग रही है दोस्तों। आगे देखना, कुछ अनसुनी बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ अनसुनी बातें जो आपने कभी सुनी नहीं होगी उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मिल्खा सिंह जी ने 1968 तक कोई मूवी नहीं देखी थी। सोच के देखिए, एक भी मूवी नहीं देखी। और जबकि वो कई बार ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने जब विदेश यात्राएं हालांकि वो कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मूवी नहीं देखी दोस्तों। लेकिन भाग मिल्खा भाग देखकर उनकी आंखों में दोस्तों आंसू आ गए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, भाग मिल्खा भाग आप जरूर देखें दोस्तों, जरूर देखिए आप। और जो भी रीट वाले बच्चे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रतिदिन शाम 7 बजे रीट वाले बच्चों को भी हम भी सुविधा दे रहे हैं दोस्तों, निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं। हम भी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो रीट की साइकोलॉजी की क्लास अभी शुरू हो चुकी है। जो लोग फर्स्ट बार जुड़े हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, 2 दिन हो चुके हैं। और मैंने खुद ने भी रणनीति बताई कि किस प्रकार से हमको रीट की तैयारी करनी है, क्योंकि डेट आ चुकी है दोस्तों। तो आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिए और रोज़ शाम 7 बजे लाइव जुड़िए, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। और यदि जो STC PTET की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, उनकी भी शुरुआत कर चुके हैं ताकि आपको फ़ायदा हो जाए दोस्तों। तो देखिएगा, भाग मिल्खा भाग आप जरूर देखें। इंडियन आर्मी ने मिल्खा सिंह को 3 बार खारिज किया था, जैसे मैंने आपको बताया था। चौथी बार वो जब चुने गए, उनके एक भाई मलखान लगातार उन्हें आर्मी की भर्ती के लिए कहते रहे, लेकिन इंडियन आर्मी ने ही उनकी किस्मत बदल दी और आर्मी ने ही उन्हें खेलों में भेजा और एक दिन उन्होंने झंडे गाड़ दिए। यानी सारा के सारा जो क्रेडिट जाता है वो आर्मी को जाता है दोस्तों। उन्हें मौका दिया और आज वो फ्लाइंग सिख कहलाए। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इनके सारे पदक लाने के बावजूद मिल्खा सिंह का नाम कभी अर्जुन अवार्ड्स के लिए नहीं भेजा गया दोस्तों। इतने अवार्ड जीते हैं, बस ये थोड़ा सा मोनोपोली पता नहीं क्यों ऐसा हमारे देश में होती है। कई अच्छे लोग भी हैं परंतु उनको कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो मोरल है दोस्तों वो डाउन हो जाता है। परंतु हमें हारना नहीं है, हमें जीतते रहना है, हमें कुछ न कुछ करते ही रहना है दोस्तों। कभी ना कभी तो कोई आएगा हमें देखेगा। तो अर्जुन अवार्ड्स के लिए इन्हें नहीं भेजा गया। 1961 में शुरू हुए अर्जुन अवार्ड के लिए उनके नाम पर विचार ना करना हैरत भरा था। और ऐसे में जब 2001 में उनको अर्जुन अवार्ड देने का ऐलान हुआ तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अब 40 साल की देरी हो चुकी है। दोस्तों गुरूर देखिए, इनका संघर्ष देखिए, इनका स्वाभिमान देखिए कि उन्होंने ठुकरा दिया, उसको कहा कि अब तो 40 साल की देरी हो चुकी है, बहुत लेट कर दिया आपने, ये तो मुझे कब से मिल जाना चाहिए था। खैर, मिल्खा सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अभी चर्चा करूंगा, ये देखिए आप, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अमेजोन पर आप इसको खरीद सकते हैं मिल्खा सिंह जी को और पढ़ भी सकते हो, और कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी किताब मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आप जरूर सर्च कर लीजिए। तो द रेस ऑफ माई लाइफ ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है।
और अपनी बेटी सोनिया के साथ इन्होंने मिलकर लिखी थी दोस्तों। 2013 में आई इस ऑटोबायोग्राफी का नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ। किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया दोस्तों, A to Z चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और जब डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने उन पर मूवी बनाने का ऐलान किया तो उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को बेच दी और मात्र फीस कितनी ली दोस्तों, 1 रुपया। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई दानी है क्या जो 1 रुपये में अपनी ऑटोबायोग्राफी बेच देता है? वो भी इसलिए दोस्तों आप जैसे हम जैसे लोगों को प्रेरित करने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए, ताकि हम लोग आगे अपने टैलेंट को पहचाने और आगे बढ़ जाए दोस्तों। ये इनकी बुक है, आप जरूर देख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, देखना और अनसुनी बातें 5वें नंबर की देखना। मिल्खा सिंह के आभा मंडल में उनकी पत्नी निर्मल कौर, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, कि तो आमजन चर्चा भी नहीं कर पाते। क्या आपको पता है उनकी पत्नी भी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है दोस्तों? शायद ही कुछ लोग जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल की प्लेयर है दोस्तों। भारतीय टीम के कैप्टन रह चुकी है और वॉलीबॉल, याद रखना वॉलीबॉल है ये, वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी दोस्तों ये। और महिला वॉलीबॉल टीम के अंदर 1962 में कैप्टन भी रह चुकी है इनकी जो पत्नी है। ये यहाँ पे इनका फोटो दिख रहा है, आप देखिए। अभी 4-5 दिन पहले इनकी डेथ हुई है। सरोगेसी निर्मल कौर जी इनका नाम है। बहुत लोग उनके खानदान में पत्नी के अलावा एक और इंटरनेशनल इस तरह के खिलाड़ी को भी नहीं जानते। और मैं आपको बता दूं वो उनके सुपुत्र हैं श्री जीव मिल्खा सिंह जी। ये आपको जान के आश्चर्य हुआ कि ये एक बहुत बड़े शानदार गोल्फर खिलाड़ी है दोस्तों। ये आपको दिख रहा है गोल्फ कैसे खेलते हैं, देखिए। एक छोटी सी गेंद होती है और इस प्रकार से ये उस गेंद को ऐसे मारते हैं, उसको कहते हैं गोल्फ। तो गोल्फर है इनके पुत्र, बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत फेमस है दोस्तों। ये जीव मिल्खा सिंह बहुत फेमस है। ये दोनों फोटो उन्हीं के हैं, और ये इनकी पत्नी का और ये हमारे मिल्खा सिंह जी का। तो बेटे जीव मिल्खा सिंह हैं, इनके पुत्र हैं, और इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गोल्फ के खेल में बहुत नाम कमाया दोस्तों। कभी समय मिले तो गूगल पे ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। आर्मी में रहने के दौरान वह और उनके साथ एथलीट उन दिनों प्रैक्टिस के लिए मीटर गेज ट्रेनों के साथ रेस लगाते थे। यानी एक तरफ मीटर गेज ट्रेन चलती थी दोस्तों, नैरो गेज, मीटर गेज, ये ट्रेन के बारे में भी एक दिन जरूर आपको बताएंगे, टॉपिक लेके आएंगे। तो उसके साथ में दौड़ लगाते थे दोस्तों मिल्खा सिंह जी। आप सोच के देखिए, मीटर गेज ट्रेन के साथ में दौड़ते थे कि इनको कब हम पीछे कर दें। उन्होंने जितने भी मेडल से ट्रॉफी जीती थी वो सारी के सारी स्पोर्ट म्यूजियम पटियाला को दे दी, ताकि देश की आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा ले दोस्तों। देख लीजिए, एक भी घर में नहीं रखी इन्होंने, सारी की सारी पटियाला म्यूजियम के अंदर इन्होंने दे दिए, ताकि लोग उसको देख देख कर कुछ न कुछ सीखे, प्रेरित होते रहें। क्या आपको पता है कि उन्हें फ्लाइंग सिख का टाइटल किसने दिया दोस्तों? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पाकिस्तान जब गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें, जब वो 200 मीटर के रेस जीते थे तो उन्होंने इनको फ्लाइंग सिख कहा था दोस्तों। क्या कहा था? फ्लाइंग सिख। और उन्होंने अब्दुल खालिक को हरा दिया था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे क्योंकि बंटवारे के दंगों में वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आ पाए थे। और कहीं ना कहीं जब हम अतीत में जाते तो हमको वो सारी बातें याद आ जाती दोस्तों। तो ये नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दबाव बना के उन्हें भेजा गया और वहाँ पर खालिक को इन्होंने हरा के रेस जीत ली दोस्तों, क्योंकि उन्होंने माता पिता भाई बहन सब खो दिए थे। तो नेहरू जी ने इनको समझाया थोड़ा सा। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इनको थोड़ा समझाया और कहा कि भाई आप जाइए, और इससे कहीं ना कहीं हमारे खेल के अंदर एक दोस्ती की शुरुआत होगी, और सब कुछ भूल के आप वहाँ पर जाइए। और उनके समझाने पर, नेहरू जी के समझाने पर ये राजी हुए और फिर वहाँ पर गए। देखिए, रोम ओलंपिक जिसमें वो कांस्य पदक से चूक गए थे, उस ओलंपिक में मिल्खा सिंह को काफ़ी मीडिया अटेंशन केवल इस बात से मिली थी क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी दाढ़ी और लंबे वाला आदमी एथलीट के तौर पर नहीं देखा था। उस समय देखिए, क्योंकि ये सिख से बिलोंग करते थे तो लंबी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। तो ऐसा व्यक्ति को जब उन्होंने देखा तो लोग कई बार इनको सिख नाम से भी नहीं जानते थे और ये जानते थे कि एक साधु दौड़ रहा है, क्योंकि साधु की जनरली लंबी दाढ़ी और बाल होते हैं। तो लोग अक्सर उनको ये समझते थे कि ये साधु है, क्योंकि सिख के बारे में इतना लोग जानते नहीं थे, उस समय की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट बात है, ये कांस्य पदक से क्यों चूक गए। मैं आपको बता दूं, ये मिल्खा सिंह जी खुद इनकी बायोग्राफी में लिखते हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब ये रेस दौड़ रहे थे दोस्तों तो ये सबसे आगे थे, सबसे आगे थे, जितने ही वाले थे महज 3 मीटर या लगभग थोड़ा सा दूर थे वो। और अचानक इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को देखने के लिए जैसे ही पीछे घूमे दोस्तों, 3 लोग 4 लोग इनसे आगे चले गए और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले थे दोस्तों उस रेस में। लेकिन
स्वर्ण तो दूर दोस्तों, इनको कांस्य से भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक मलाल रह गया कि यार ये रेस में जीत जाता और मैं स्वर्ण पदक जीतता, परंतु मेरी एक गलती की वजह से मैंने पीछे देख लिया और दूसरे लोग जीत गए, मुझे कांस्य से भी नहीं मिला। तो इससे भी आपको एक प्रेरणा लेनी चाहिए दोस्तों। जीवन में यदि आप आगे बढ़ रहे हो, बुराई करने वाले, आपको नापसंद करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन सबको छोड़कर हमेशा अच्छा काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। ज़रूर आपकी सफलता होगी और आप एक दिन सबसे टॉप पर होंगे दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए, टॉप पे होने के बाद आप नीचे जरूर देखिएगा दोस्तों, नीचे वाले लोगों को जरूर उनका साथ दीजिए। देखिए 91 साल के फ्लाइंग सिख का फिटनेस मंत्र क्या है इनका दोस्तों। अब देखना इनका फिटनेस मंत्र क्या है, इन्होंने क्या कहा है हमारे युवाओं के लिए। फिटनेस, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। खून शरीर में तेजी से बहेगा तो बीमारियों को बहा देगा दोस्तों। सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है, इसीलिए 4 रोटी की भूख हो तो 2 खाइए, पेट थोड़ा खाली रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे। मिल्खा सिंह जी ने कहा है दोस्तों, जितनी भूख है 4 की भूख है तो केवल 2 खाइए, 2 को अंदर जगह खाली रखिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे जीवन में। और जब आप खेल से जुड़ते हैं तो आपका खून तेजी से दौड़ता है, जितनी भी सारी बीमारियां उस गर्म खून के साथ चली जाती है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा आप। और इन्होंने कुछ फिटनेस मंत्र और भी दिया, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद ये लेके आया हूँ। फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर देना और कम से कम शेयर जरूर कर देना, अपने स्टेटस पे लगा देना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मिल्खा सिंह जी के को समर्पित है और उनके जीवन से हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए दोस्तों। तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए इन्होंने क्या फिटनेस दिया है, फिटनेस मंत्र क्या दिया है, सेहत के लिए 10 मिनट निकालना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग काम करते जाते अपने शरीर को भूल जाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एक सलाह दी है कि कम से कम आप जानते हो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से केवल 10 मिनट तो अपने लिए निकालो, फिटनेस के लिए लिखाओ, अपने शरीर के लिए निकालो। इन्होंने कहा है कि पार्क हो या सड़क हो, 10 मिनट तेज वॉक कीजिए। आप दौड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप तेज वॉक कीजिए, फास्ट वॉक कीजिए। इससे आपके शरीर के अंदर जो खून है वो बहुत तेज गति से चलेगा और कहीं ना कहीं बीमारियों का नाश करेगा दोस्तों। और इन्होंने ये भी कहा है कि थोड़ा कूद लीजिए, हाथ पैर चला लीजिए, तभी आप दोस्तों स्वस्थ रहेंगे। तो ये हमारे आदर्श मिल्खा सिंह जी का फिटनेस मंत्र है। हर युवाओं को, हर बुजुर्ग को इनसे सीखना भी चाहिए। तो मित्रों, जैसा कि आपको सारी कहानी बता दी है, हमारे आदर्श मिल्खा सिंह जी का जो जन्म भी था वो गोविंदपुरा, उस समय पंजाब में था दोस्तों, परंतु वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उस दौरान गोविंदपुरा से ये सब निकल के इन्होंने कितनी संघर्ष अपना लड़ा और अपने जीवन में उन्होंने क्या नाम कमाया, कितनी उपलब्धियां कमाई, और हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही इंस्पायर्ड स्टोरी दोस्तों। तो ये हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दोस्तों। सभी लोग हाथ जोड़ के वंदन करते हुए, नमन करते हुए आदर्श हमारे मिल्खा सिंह जी को 2 मिनट श्रद्धांजलि अर्पित करें। सभी लोग इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। और अभी हाल ही में इनका चंडीगढ़ के अंदर कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल में इनका देहांत हो चुका है। तो सभी लोगों से निवेदन है, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और इन्हें नमन जरूर करें दोस्तों। और इनके आदर्शों को हमारे जीवन में अवश्य आप उतारें। और 91 की एज में इनका देहांत हो चुका है दोस्तों। तो सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी ही क्लास में और लेके आता रहूँगा, क्योंकि एक महान शख्सियत थे स्वर्गीय श्री मिल्खा सिंह जी, और इनके बारे में युवाओं को, हर व्यक्ति को, हर भारतीय को जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो में लेकर आया, क्योंकि हमारे युवाओं के लिए एक आदर्श है। और पंजाब के अंदर खेल निदेशक के पद पर भी ये रहे थे और युवाओं को काफ़ी ट्रेनिंग भी इन्होंने दी है दोस्तों। तो सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्ति की घोषणा करता हूं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा। तब तक फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।